नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ने ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए टेस्ट सीरीज़ का आरंभ हो चुका है, ठीक है ना। यानी मैथ का टेस्ट सीरीज़ अब शुरू हो चुका है सर, हमारे यूट्यूब चैनल 360 डिग्री मैथ पर। तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं सर, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा टेस्ट सीरीज़ आपके पास पहले जाए और पहले आप सीख पाएँ, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, रेलवे में इंटरेस्टेड है, रेलवे में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे सर। आज हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे और टेस्ट सीरीज़ का मतलब यही है, टारगेट यानी मिशन ऑफ ग्रुप डी, ठीक है। यानी 25 आउट ऑफ 25 यानी 25 क्वेश्चन आपको सिलेबस के अनुसार 25 क्वेश्चन पूछेगा सर, है ना, ग्रुप डी में। तो चलिए 25 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, और अगर आप छोड़ेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको छोड़ना नहीं है, और मैं आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, इसीलिए लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सर, है ना। मैं गुस्सा करता हूँ स्टूडेंट के प्रति, बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं वीडियो, और ध्यानपूर्वक नहीं देखने का नतीजा ये हो जाता है कि उनको प्रॉब्लम हो जाता है बाद में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सर। आज के बाद आप एकदम ध्यानपूर्वक हमारा वीडियो देखिए, और ये सीरीज़ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अब क्वेश्चन से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सर। देखिए, आज का पहला प्रश्न एकदम टारगेट लेकर के चलना है, टारगेट है, और एकदम वीडियो स्टार्ट कीजिए तो एंड तक देखिए, समाप्त होते तक देखिए। एकदम समाप्त हो जाए तो फिर से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। एकदम दम लगा देना है सर, इस बार तोड़ देना है, फोड़ देना है, ठीक है। चलिए देखिए, रेशियो में मैं रेशियो इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये पहला क्लास है तो इसलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, रेशियो पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि रेशियो जो है ना सर, हर चैप्टर का एक जड़ है, और अगर आप रेशियो पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम चैप्टर को आप टारगेट कर सकते हैं रेशियो के सहारे, ठीक है। कोई दिक्कत वहाँ नहीं होगा, और बिल्कुल मेरा वीडियो पहले भी देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि सर रेशियो से ज़्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही सत्य है कि रेशियो ही सभी का जड़ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशियो रेशियो में 25 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 25 क्वेश्चन, यानी आपको 25 मार्क्स में 25 मार्क्स लाना ही होगा, और नहीं लाएं तो आपसे मैं गुस्सा हो जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए, ठीक है, इंतजार नहीं करवाएंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न जो है इस तरह से, और कहीं ना कहीं सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला, इससे ज़्यादा लेवल में नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप डी का एग्जाम है सर, रेलवे का एग्जाम है, लेकिन ये चुछुंदर होता है, कुछ भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो आपको उसे डरना नहीं है, उसको फोड़ तोड़ फोड़ सब कर देना है, ठीक है। देखिए, कहता है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो इनमें 5 अनुपात जो है 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सर, क्वेश्चन बताने का मतलब मेरा यही होगा कि इसके आगे पीछे जो भी समस्या आने वाला है क्वेश्चन में, है ना, सभी को मैं डीलिंग करते चला जाऊंगा। इससे नहीं, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन को बना दूंगा और छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। इससे जो भी संबंधित आगे पीछे डाइवर्ट करेगा क्वेश्चन, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको इस तरह के प्रश्नों में कभी भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। देखिए, सुविधा के लिए यहाँ संख्या पता नहीं है, तो सुविधा के लिए ए और बी मान सकते हैं। तो कहा कि ए और बी के बीच रेशियो जो है 7 अनुपात कितना है, 9 है। आगे आपसे सवाल में कहा कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उनमें अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या पूछा। अब बताइए, इसमें कहा कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, तब अनुपात 4:5 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये बताइए सर हमको कि ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न गैपिंग का है। कैसे पकड़ेंगे गैपिंग का है, तो उसमें डायरेक्ट लिखिएगा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न जहाँ भी आपको ध्यान मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, वो प्रश्न गैपिंग का होगा। याद हो गया। तो गैपिंग हम पहले इसमें चेक करेंगे सर कि किताब के अनुसार तो कहा गैपिंग 5 का होना चाहिए, यानी प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया था। लेकिन हम भी चेक करेंगे। देखिए, पहले संख्या 7 था, हो गया 4। क्या ये जुट रहा है या घट रहा है? बताइए सर, किसी संख्या में अगर आप जोड़ते हैं तो संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपका जवाब होगा सर बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो घट रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गैपिंग अभी सेम नहीं है। तो गैपिंग सेम करने के लिए क्या करेंगे कि नीचे वाले संख्या के अंतर से ऊपर वाला में गुना करेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले संख्या के अंतर से नीचे वाले में गुना करेंगे। आई बात समझ में? समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? कि कभी भी गैपिंग का प्रश्न पूछे तो गैपिंग अगर सेम नहीं मिले तो नीचे वाले संख्या के, नीचे वाले रेशियो के संख्या के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे रेशियो में, और ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे वाले में गुना करेंगे। समझ रहे हैं? तो आप यहाँ से प्रेस कर दीजिए कि देखिए, 1 से गुना कीजिएगा सर तो ये 7 के 7 रहेगा, और ये 9 के 9 रहेगा।
आगे चल करके पूरा समझ जाएंगे तो एक रहेगा तो गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10 हो गया ना। अब आइए किताब के अनुसार टारगेट यही करना है थ्योरी में हमेशा, कि किताब के अनुसार कांस्टेंट टर्म जो रहेगा उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, और हम जो हम कहेंगे यानी हमारे अनुसार रेशियो आएगा वो नीचे लिखेंगे, और जो निकालेंगे हम साइड में यहाँ पर गुना करेंगे, हमारा आंसर इतना ही में आ जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है ना। किताब से कंपेयर करेंगे हम कि किताब में क्या क्या है, हमारा रेशियो में क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ कहा कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। किताब के अनुसार 5 जोड़ा गया था, हम लोग कहेंगे तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है। देखिए 9 था संख्या हो गया 10, 7 था संख्या हो गया 8, तो एक एक जोड़ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को, गैपिंग सेम हो गया। तो बताइए किताब के अनुसार 5, हम लोग कहेंगे 1, और जो निकालना है उसको हम साइड में गुना करेंगे। क्या निकालना था आपको, कहा कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कौन है, पहला रेशियो से शुरू करेंगे, है ना। पहला रेशियो हमारा स्पेशल रेशियो यही ना है, तो इसी से शुरू करेंगे कि बड़ा संख्या कौन है 9, तो 9 से यहाँ गुना कर देंगे सर, 9 पचे हो गया कितना 45। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन में मैं 4-5 तरीका का टाइप आपको हम समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। चलिए इसमें कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं ना। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं के बीच अनुपात क्या है। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए, यहाँ भी संख्या पता नहीं है तो सुविधा के लिए ए मानिए, मान लेते हैं ए एक संख्या था, इसका 25% है ना। 25% जो है, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या पता नहीं है तो बी मान लेंगे, तो बी का कितना 20%, और ये आपस में दोनों क्या है बराबर है। यही तो सवाल कहा। अब कहा दोनों में रेशियो बताइए, तो देखिए यहाँ से क्या कीजिए, बराबर है ना, तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 पचे 20 कटेंगे, 5 पचे 25 कटेंगे, यानी ए 5 ए बराबर कितना हो गया 4 बी हो गया ना। अब यहाँ से आपको ए रेशियो बी पूछा, तो ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा कि ए के लिए बी के बगल वाला आंसर होगा और बी के लिए ए के बगल वाला आंसर होगा। आई बात समझ में। तो बताइए ए के लिए बी के बगल वाला यानी 4 उलट दीजिए इसको, ठीक है ना। बी का आंसर क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो गया ए रेशियो बी बराबर 4/5। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप यानी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए सर, ध्यान दीजिए। हर तरह के प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में ग्रुप डी में नहीं पूछेगा सर, ठीक है। टारगेट है मेरा, टारगेट है, मिशन है कि पकड़ के रखना है ग्रुप डी को, अब की छोड़ना नहीं है। कहता है ए रेशियो बी बराबर 1/4 है। ए रेशियो बी दिया गया आपको, एक रेशियो कितना 4, ठीक है। सॉरी नहीं लिखाया, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। ए रेशियो बी बराबर 1/4 कितना है 4, ओके। आगे कहा कि बी रेशियो सी बराबर 2/1, ठीक है। सी रेशियो डी बराबर 1/2। अब आपसे सवाल पूछा कि बताइए ABCD क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या है। तो ऐसे मामलों में क्या कीजिए, एकदम सरल है सर, एकदम बेसिक है, बेसिक चीज़ है ये। कभी कभी ये भी उठा के डाल देता है ग्रुप डी, ऐसा चुचुंदर है, ठीक है ना। देख लीजिए, तो इस अवस्था में क्या कीजिएगा कि जो बड़ा संख्या आपको रेशियो दिखाई दे, सबसे बड़ा रेशियो दिखाई दे, उससे आप टारगेट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इधर का मीडिएटर बी है, यहाँ का मीडिएटर सी है, तो मीडिएटर हम बराबर करेंगे। तो देखिए तो इस रेशियो में मीडिएटर बराबर है, बी 4 था तो यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हमें सी में हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा यहाँ 2। लेकिन आगे देखिए सी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ जब 2 हो जाएगा सर तो यहाँ 1 रहेगा, तो एक तो शोभा नहीं देगा, तो यहाँ भी हमको इसका मतलब कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से, तभी तो सी जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका फ्रेश हो गया, या यहीं से दिमाग काम करता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ए का मान हो जाएगा 1, यहाँ वाला 1, ठीक है। बी का मान हो जाएगा देखिए यहाँ 4, यहाँ भी 4, तो 4 हो गया। और सी का मान हो जाएगा कितना, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, यानी 2। और डी का मान हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4/2/4, ठीक है। 1/4/2/4, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ओके। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना दिक्कत, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो, ठीक है ना, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि और भी दोस्त जो है एग्ज़ाम देने के लिए जो फॉर्म भरे हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो खासकर रेलवे में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, सभी में पूछता है, लेकिन रेलवे में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आ गया हूँ, ठीक है ना। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए, मैं समझा देता हूँ, आज के बाद ज़िंदगी में भी ऐसा प्रश्न आप नहीं भूल पाएंगे। कहता है कि 1 रुपया है ना, देखिए ध्यान से, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, यही ना है, 25 पैसे
के सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया है, यानी संख्या का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। संख्या लिख देते हैं, संख्या का रेशियो कितना, 1:4:4। ओके। आगे आपसे कहा कि यदि उसका कुल मूल्य 200 रुपया है। अच्छा सर, एक बात बताइए हमको, ऐसे प्रश्नों में टारगेट क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। इसका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए, कभी भी आप इस तरह के प्रश्न पढ़िएगा ना, तो जो कांस्टेंट टर्म आपको पता चलेगा वह या तो वो सिक्का देगा कि कुल सिक्कों की संख्या इतना है, या तो वो कहेगा कुल मूल्यों की संख्या इतना है। अब आपको ध्यान देना है दो चीज़, कि रेशियो किस चीज़ में दिया हुआ है और जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है वो किस चीज़ में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा सर कि जो रेशियो दिया गया है वो संख्या का रेशियो दिया गया है ना। और जो पैसा दिया गया, मतलब जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है वो रुपया में दिया गया है। तो क्या आप रुपया को सिक्कों की संख्या से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ रुपया दिया गया है और ये सिक्कों की संख्या दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमें मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी रुपया का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ऐसे मामलों में क्या कीजिएगा कि जब संख्या दिया हुआ रहे तो मूल्य का अनुपात निकालिए, और मूल्य दिया हुआ रहे तो संख्या का अनुपात निकालिए। कब? जब हमारा कांस्टेंट टर्म एक जैसा नहीं रहेगा तब, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक यही समझना है कि कांस्टेंट टर्म किस रूप में दिया हुआ है, उसी रूप में हमको रेशियो को लाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से समस्या ये है कि ध्यान रखना है कि एक सिक्का, अगर 1 रुपया का एक सिक्का होगा तो कितना रुपया होगा, तो 1 रुपया होगा, सिंपल है। दूसरी बात कि अगर हम संख्या अगर 4 को लेते हैं 50 पैसे की सिक्कों की, तो बताइए कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपया होगा ना। 4 को अगर हम 50 पैसा की संख्या आपको दे देंगे तो कितना होगा, 2 रुपया होगा। आगे देखिए, अगर हम 4 को संख्या 25 पैसा वाला दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया होगा, ठीक है। अब आइए किताब के अनुसार देखिए, मूल्य मूल्य जो है, मूल्य का अनुपात हमको 1:2:1 प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे आपसे सवाल में पूछा था कि बताइए कुल मूल्य की संख्या 200 है, हम भी कहेंगे कुल मूल्य का जो कुल रुपया जो है वो 200 रुपया है, हम लोग कहेंगे रेशियो से कितना, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। अब आपसे जो पूछा वो उसका आप बगल में गुना करेंगे। तो क्या पूछा था आपसे, पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो 4 से यहाँ गुना कर दीजिए सर, 4 से 4 गायब हो जाएगा, नैयर चल जाएगा, तो बचेगा कितना, 200। यानी सिक्कों की संख्या कितना है, 200 है, किसका, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे मामलों में ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि अगर संख्या दिया हुआ रहेगा मूल्यों का तो उसको सिक्कों की संख्या में परिवर्तित करना है, और अगर मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है तो सिक्कों की संख्या में, और सिक्कों की संख्या दिया हुआ है तो मूल्यों में, ठीक है। कब? जब हमारा कांस्टेंट टर्म जिस रूप में रहेगा उस रूप में लाने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, जरूरत से ज़्यादा इजी प्रश्न हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं ना, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। राम और श्याम के आय लिखा हुआ है, ठीक है ना। आय में क्या है, तो 3:2 का अनुपात है, ठीक है ना। उनके खर्च में 2:1 का अनुपात है, खर्चा में 2:1 का अनुपात है, खर्च का अनुपात दिया गया, ठीक है। आगे आपसे सवाल में कहा यदि प्रत्येक 4,000 रुपया की बचत करते हैं तो राम क्या है। ऐसा टाइप पहले वाला बताए थे, देखिए प्रत्येक में 5 की वृद्धि किया जाए, प्रत्येक में 5 की कमी किया जाए, प्रत्येक में 10 की वृद्धि किया जाए, तो सेम प्रश्न यहाँ है सर, ये आय और व्यय कर दिया है, संख्या मान लेंगे तो संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि श्याम जो है 2 रुपया कमाता है, 1 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना, 1 रुपया। राम जो है 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्चा कर देता है सर, तो कितना बचाया, 1 रुपया बचाया ना। तो जब 1 रुपया बचाया तो किताब के अनुसार कहा कि प्रत्येक बचत करता है, कितना बचत करता है, 4,000 रुपया। और हम लोग कहेंगे प्रत्येक बचत करता है कितना रुपया, 1 रुपया। आपसे कहा कि राम क्या है बताइए, तो राम क्या है, इसकी कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। श्याम पूछता तो 2 से, तो यहाँ 3 से गुना कीजिए, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12,000। आई बात समझ में? मज़ा आ गया तो लाइक कर दीजिए सर एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये टारगेट है सर, छोड़ना नहीं है, एकदम टारगेट बैच चालू कर दिए हैं, टारगेट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। और एकदम जुड़ जाइए सर हमारे चैनल से, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। देखिए कहता है ए और बी की आय का योग दिया गया 33,000, ठीक है ना। एक ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना घुमा देता है, यही सब प्रश्न ग्रुप डी भी पूछता है, छुछुंदर है ना, पूछ देता है। तो वहाँ पर बच्चे लोग फंस जाते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, उसको फोड़ देना है एकदम, ठीक है ना। कैसे फोड़ेंगे, देखिए ए और बी के आय का योग दिया गया, यही कांस्टेंट टर्म है आपको, ठीक है ना। उसके बाद कहा कि ए अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, ठीक है ना, बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। तो कहा कि रेशियो जो है बचत का वो 4:3 है, यानी ए और बी
ए और बी के बीच जो बचत का रेशियो दिया गया है वो 4 रेशियो कितना दिया गया 3। ठीक है, ये किसका रेशियो है? बचत का रेशियो है। ठीक है, अच्छा सर ये बताइए, जब ये बचत का रेशियो है लेकिन हमारा कांस्टेंट टर्म किस में दिया हुआ है? आय में। तो अगर हम बचत का रेशियो को आय के रेशियो में परिवर्तित कर दें तो आय की तुलना आय से तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो पकड़ लीजिए, एकदम कैच कर लीजिए उसको कि देखिए हमारा कांस्टेंट टर्म जब दिया हुआ है आय से संबंधित, तो ये बचत का रेशियो क्या करेगा? बचत का रेशियो को भगा दीजिए। तो कैसे भगाएंगे? ध्यान दीजिए, कहा कि ए अपनी आय का 60% खर्च करता है। अच्छा एक बात बताइए, जब 60% खर्च कर देता होगा तो बचाता कितना होगा? 40%। तो हमारा आय अगर 100% मानते हैं सर, तो 60% अगर खर्च करता है तो बचत कितना किया? 40%। तो आइए 4 की तुलना कितना से कर सकते हैं? 40 से। और अगर हम 100 से गुना करते हैं तो क्या निकल जाएगा? इसका आय निकल जाएगा। किसका आय? किसका आय निकल जाएगा? ए का आय निकल जाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब कहेंगे कैसे कर रहे हैं सर? तो देखिए ये बचत का है तो बचत की तुलना बचत से किए, और अगर हम 100 से गुना करेंगे तो क्या निकल गया? एक आय निकल गया। यहाँ भी ठीक उसी तरह से करेंगे सर कि बताइए बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा? 25%। तो बचत की तुलना बचत से करेंगे, और बताइए कि अगर हम 100 से गुना करेंगे तो बी का आय निकल जाएगा। तो अब ये किसका अनुपात हो गया? आय का अनुपात हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब जो करता है काट दीजिए, रेशियो कहता है जो मिलता है उसको हटा दीजिए, 100 से 100 गायब हो जाएगा। और इसको भी काट सकते हैं, 5 पचे 25 कटेगा, 5 या 40 कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, 2 इधर 5 आ जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, यानी 5 रेशियो कितना हो गया? 6। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है नहीं ना? अब आइए, किताब के अनुसार कहा कि ए और बी के आय का योग है 33,000। हम लोग भी कहेंगे किताब के अनुसार 33,000 है। हम लोग कहेंगे कि कितना है? 6 5 11। और कहा कि बताइए बी की आय क्या है? तो बी की आय के लिए कितना से गुना कीजिएगा सर बताइए? बी की आय के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 5 से गुना कीजिएगा ना। तो 5 से गुना कीजिए सर, बताइए आंसर हो गया 11 या 33 कट जाएंगे, 5 या 15, यानी कि 15,000 रुपया। कोई दिक्कत है तब बोल दीजिए। नहीं है ना दिक्कत? नहीं आया? 5 या 15 गलती गुना, सॉरी सर, सॉरी। ठीक है ना, 5 से नहीं गुना करेंगे, 6 से नहीं गुना करेंगे सर। आप भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ कितना से गुना कर दीजिएगा? 6 से। ओके, तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18,000। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नहीं दिक्कत होगा सर, आप सब बहुत समझदार हैं। ठीक है ना, और इतना आसानी से समझा रहे हैं कि एकदम आपको माइंड में एकदम सेट होना चाहिए कि जब रेशियो है बचत का, तो हम बचत का रेशियो को आय के रेशियो से तो तुलना नहीं कर सकते, तो बचत का रेशियो को चेंज कर देंगे किसमें? आय के रेशियो में। यही सब क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछता है, रेलवे है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए सर। अगला प्रश्न कहता है किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। ठीक है, विद्यालय है तो छात्र तो पढ़ेंगे ना। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 1 है। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? देखिए ऐसी ने छुछुंदर प्रश्न पूछ देता है, ठीक है ना। और बच्चे लोग क्या होते हैं? डाइवर्ट हो जाते हैं कि सर ये मध्यानुपाती घुसा दिया, क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए। कहा कि 150 छात्र हैं। ठीक है, ये 150 क्या है सर? कांस्टेंट टर्म है। लिखेंगे नहीं सर, हम डायरेक्ट एकदम आंसर लाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए समझना, समझाने की गारंटी मेरी। देखिए 150 क्या है? छात्र है। अब कहा कि छात्र यानी बॉयज़ हम लिख देते हैं और इधर गर्ल्स लिख देते हैं। दोनों में अनुपात की दिया गया 4 अनुपात कितना? 1। अब कहा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपाती क्या है? अगर हम लड़कों लड़कियों की संख्या पार्टिकुलर निकालने में सक्षम हो गए तो वहाँ से मध्य अनुपाती निकाल देंगे। मध्य अनुपाती क्या है उसको मैं समझा देता हूँ, 2 3 बातें उसमें आती है प्रश्न हमेशा। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बताइए टोटल छात्रों की संख्या कितना है? 150। और हम लोग आएंगे रेशियो से कितना है? 4 और 1 5। आइए अगर हम 4 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा सर? बॉयज़। और अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा? गर्ल्स। तो इसको काट दीजिए, 5 या 15 30, यानी 30 चौका 20 से 120 बॉयज़ है। और लड़कों की संख्या, गर्ल्स की संख्या कितना है? 30। ठीक है, तो ये हो गया 120 बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या हो गया 30। अब आपसे मध्यानुपाती पूछा, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है? मध्यानुपाती बराबर होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो पहली संख्या आया दूसरी संख्या आया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या का गुणनफल 1/120 गुना 30। ठीक है, अब इसको देखिए 12 या 36 हो जाएगा, तो 3600। ठीक है, तो 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6, यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की यानी कि इसके मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? 60, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा? डी के बराबर होगा। लेकिन सर आपको समझ में थोड़ा सा कठिनाई होगा कि सर ये मध्यानुपाती क्यों किए। देखिए बाबू समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए इसको मिटा देना, मिटा देते हैं थोड़ा सा, आप समझ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा के लिए मध्यानुपाती आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मध्यानुपाती
समझने की एकदम समझते चलिए, ताकि आपको हर प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मध्यानुपाती क्या होता है कि यदि दो संख्या दिया गया ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, तो याद रखिएगा इंटरनल गुना बराबर एक्सटर्नल गुना होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए सी, और अगर आप बी बराबर कीजिएगा तो ए और गुना सी का अंडर रूट होगा, है ना। तो ए का मान दिया गया, बी सी का मान दिया गया, आपसे मध्यानुपाती बी वाला बीचवा वाला पूछा था, तो यही ना मध्यानुपाती पूछ रहा है कि मध्यानुपाती क्या है। यानी पहली संख्या ए का मान दिया गया, ए का मान लेके आ गए थे 120 और सी का मान लेके आ गए थे 30, तो आपसे पूछा इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए गुना सी। ठीक है ना, यानी पहली संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर बीच वाला संख्या। आई बात समझ में, अंडर रूट कर देना। ठीक है ना, इसमें 2-3 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आगे बढ़ जाए ना। देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। अगला टाइप देखिए। अगला टाइप का था, तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया 2:5 है ना, 2:5:7, एकदम डायरेक्ट बनाते हैं सर, है ना। कंपटीशन के लेवल से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कहा कि यदि इनका गुणनफल 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। आप तीनों संख्या निकाल सकते हैं, अगर आप तीनों संख्या निकालने में सक्षम हो गए सर, तो तीनों संख्याओं का योग करने में क्या परेशानी है। ठीक है ना, तो आइए किताब के अनुसार कांस्टेंट टर्म में दिया, कहा कि 1800 कितना है, 1800 कितना है सर 90। ये क्या दिया गया, तीनों संख्याओं का गुणनफल था। हम भी तीनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो कितना होगा बताइए, 7×5 = 35 हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2×5×7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, काटने में आसान होगा हमको। ठीक है, आप भी ऐसा ही कीजिए। ठीक है ना, अब याद रखिएगा सर कि यदि दो संख्या गुणनफल के रूप में दिया हुआ है तो हम अंडर रूट चढ़ाते हैं, और अगर तीन संख्या गुणनफल के रूप में दिया हुआ है तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे, यही ना चढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। अगर मान लेते हैं तीनों संख्या का गुना कीजिएगा सर, तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स रहेगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो एक्स क्यू यानी संख्या बराबर, इस संख्या का गुणनफल मानते ए आया तो ए क्यू एक्स बराबर कोई संख्या दिया है 1800 इतना, तो ए क्यू जब नीचे चला जाएगा तो एक्स सॉरी ए एक्स क्यू। ठीक है, तो एक्स का मान कितना लिखिएगा, फिर अंडर रूट चला जाएगा क्यू में। ठीक है, तो डायरेक्ट इसलिए यही चीज़ समझा रहे हैं कि एक्स वाई जेड ना करके आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं कि तीन संख्या है ना तो क्यू रखिए, क्यू कर दीजिए। ठीक है, और अगर दो संख्या रहा तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसको काटिए सर, कितना आता है देखिए, 5 से ही कट जाएगा ना, 5×2 = 10 कट जाएंगे, कोई दिक्कत, 2 से 2 ये गायब हो जाएगा। कैसे भी काटिए सर, आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा, आपको काटने का स्टाइल अलग होगा। ठीक है, 7×2 = 14 कटेंगे, समझ रहे हैं ना बात को, 9×3 = 27 कटेंगे, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा 27। अब 27 का क्यूब है ना, क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट का मतलब कितना हुआ 3। अब आपसे पूछा कि बताइए तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीनों संख्याओं का योग अगर 2 से गुना करते हैं तो पहली संख्या निकलेगा, 5 से गुना करते हैं तो दूसरी संख्या निकलेगा, 7 से यहाँ गुना करते हैं तो तीसरी संख्या निकलेगा, और सभी को जोड़ना है। लेकिन मैं कहता हूँ उतना दूर नहीं जाइए, आप तीनों को जोड़ दीजिए, 7×5 = 12 और 2 = 14, 14 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा 14, तो ये कितना 42, यानी 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 42 ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ओके, कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप देख लीजिए, यानी अगला प्रश्न कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया 3, यानी बॉयज़ है और गर्ल्स दिया गया, 3 अनुपात कितना दिया गया 2 दिया गया। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो गया, 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात जो है 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है। देखिए ये प्रश्न पूछने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको एक चीज़ और फोकस करना है कि ध्यान रखिएगा सर कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 5 कलम है और 3 पेंसिल है, मैं कहूँ कि मैं 5 पेंसिल और ले लिया तो पेंसिल की संख्या बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या आपको जो पेंसिल के अलावा दूसरी संख्या है वो संख्या बढ़ेगा नहीं ना। अगर देखिए लड़का और लड़की की बात किया है तो अगर हम लड़की की संख्या बढ़ाते हैं तो लड़की की संख्या बढ़ना चाहिए, ना कि लड़का की संख्या बढ़ना चाहिए, नहीं ना बढ़ना चाहिए। तो इस टाइप का मैसेज यही है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर लड़का बढ़ता है तो लड़की को सेम कीजिए, और अगर लड़की बढ़ता है तो लड़का को सेम कीजिए। जैसे कि मिश्रण में भी मैं पढ़ाएगा आपको, है ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पर दूध मिला रहा है तो पानी को सेम कीजिए, पानी मिला रहा है तो दूध को सेम कीजिए। क्यों, क्योंकि दूध मिला रहा है तो दूध बढ़ना चाहिए, पानी तो नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ भी वही कहा कि 6 लड़कियाँ और आ जाए स्कूल में तब जो है अनुपात इतना हो गया। तो बताइए लड़कियों की संख्या बढ़ना चाहिए, 6 लड़कियां आ गया तो लड़कियों की संख्या तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ साथ में क्या बढ़ गया, लड़कों की संख्या बढ़ गया। इसका मतलब है कि लड़कों की संख्या हमको बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो लड़कों की नई संख्या बढ़े इसके लिए क्या करेंगे, लड़का लड़का सेम करेंगे। ठीक है ना, तो लड़का सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 लाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो इसका फायदा उठाइए, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 4। आई बात समझ में, तो अब रेशियो हो गया 6:4, पहले नहीं 3:2 को अब भूल जाइए, अब नया क्या हो गया 6:4। ठीक है,
अब आप कह सकते हैं कि किताब के अनुसार लड़कियों की संख्या कहा था कि 6 लड़कियां पढ़ती है। हम लोग भी कहेंगे पहले लड़की 4 थी, अब हो गया 5, तो कितना लड़की बढ़ गया? एक लड़की बढ़ गया। तो एक यानी 6 की तुलना कितना से करेंगे? 1 से। और आपसे सवाल पूछा क्या कि बताइए लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या से कितना से गुना कीजिएगा? 6 से। क्यों? क्योंकि ये आपको 6 पहले पता है। ये वाला 3 से नहीं गुना कर दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि नया वाला कितना आया? 6। तो 6 से यहाँ गुना कीजिए सर। 6 छक्का कितना हो गया? 36। यानी 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का मैसेज यही है कि यदि लड़का बढ़ रहा है तो लड़की को सेम कीजिए, और अगर लड़की बढ़ रही है तो लड़का को सेम कीजिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप है ना, अगला टाइप देख लीजिए, और ये इस वीडियो का ये लास्ट टाइप होगा, और फिर हम एक एक पार्ट और इसे एक सीरीज और लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज, जिसमें हम 15 टाइप आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, कहता है कि 770 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9वां भाग ए को मिला, तो ए का हिस्सा क्या है? ये छुछुंदर टाइप का क्वेश्चन पूछता है सर, बिल्कुल पूछता है, डरना नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे टाइप आपको डाइवर्ट करेगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे है, कुछ भी करता है। ठीक है, लेकिन आपको लैंग्वेज पकड़िए, बहुत ही आसान है। मैंने आपको समझाया है ऑलरेडी क्वेश्चन में भी, पहले भी जो पढ़ाया है उसमें बेसिक चीज़ें, उसमें मैंने समझाया है ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे मामलों में हमेशा सिंगल वाला जो रहता है ना, वही आंसर पूछता है आपसे। तो इसमें टारगेट क्या कीजिए कि ए बी सी कहा कि बी और सी को मिलाकर, यानी बी प्लस सी एक साइड होगा और ए एक साइड होगा, होगा ना? तो कहा कि बी प्लस सी को मिला करके जो भाग मिलता है उसका 2/9वां भाग ए को मिलता है। तो बताइए कि का किसके लिए आ रहा है? हिंदी ग्रामर याद कीजिए तो, मिलाकर मिला उसका 2/9वां भाग ए को मिलता है। इसका मतलब बी प्लस सी को, देखिए को किसके लिए आ रहा है? 9 के लिए, यानी बड़ा वाला वैल्यू बी और सी का होगा, तो छोटा वैल्यू किसका होगा? ए का होगा। यानी 9:2 तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सवाल यही पूछा था आपसे कि बताइए 777 रुपया है पूरा, सॉरी 770 रुपया, किताब के अनुसार कितना है? 770। हम लोग कहेंगे तो 9×2=11 रुपया। आइए आगे कहा कि बताइए ए को कितना मिलेगा? तो बताइए ए को कितना मिलेगा? 2 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। 11×7=77 कट जाएंगे 7, यानी 70×2=140, यानी 140 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं ना है? तो चलिए, अखंड भारत शुरू हो चुका है अब यहाँ से टेस्ट सीरीज। ठीक है ना? तो आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।